खबरों की दौड़ में बाजी ले जाने की धुन में ऐसी ऐसी खबरों का शोर उठा कि सच का गला ही घोंट दिया। क्या इतने वीआईपी हो गए हैं इमरान खान साहब कि अब उनको लोगों के हालात का नहीं पता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी महीना है, लेकिन उर्दू अदब में इसकी हैसियत ही अलग है। यखबस्ता हमाएं, खुनक शामें, हिजरो विसाल की बातें, जाने किस किस चीज का इस्तियारा ये दिसंबर है। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी इस महीने की यादें बिल्कुल भी खुशगवार नहीं। सानेहात का एक पूरा दफ्तर है और दूसरी तरफ ये अकेला दिसंबर। इस बरस भी दिसंबर की सितमगरियां जारी हैं। सालकोट सानेहा दिल दहला गया है, जबकि इसके बाद फैसलाबाद में खवातीन के साथ होने वाले शर्मनाक सलूक ने भी हमारा सर शर्म से झुकाया। सितम बाला सितम यह हुआ कि खबरों की दौड़ में बाजी ले जाने की धुन में ऐसी ऐसी खबरों का शोर उठा कि सच का गला ही घोंट दिया। क्या अब जो फुटेजेस सामने आई हैं, इससे हकाइक का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कसूरवार कौन है, तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन या फिर दुकानदार। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। दुकानदारों को कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर फरीकैन की हिमायत में एक अलग जंग लड़ी जा रही है, लेकिन मेरी नजर में जो भी कसूरवार है इसे निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात आइंदा जग हसाई का बायस न बने। यह केस भी हुकूमत के लिए, कानून के लिए और निजाम इंसाफ के लिए टेस्ट केस है। दूसरी तरफ भारत को भी ऐसी एक कठिन चैलेंज का सामना करना पड़ गया है। खबर है कि भारतीय फौज का सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गया है। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग से जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत दर्जन भर अफराद की हलाकत की खबरें हैं। यह भारतीय फौज के लिए बड़ा झटका है, लेकिन इस वाकये के फौरी बाद सवाल उठने लगे हैं कि यह हादसा था या फिर कोई साजिश। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनरल बिपिन रावत की मोदी की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनाती हमेशा मुतनाज़ा रही। भारतीय फौज ने इसे दिल से कबूल नहीं किया। गाहे बगाहे भारतीय फजाई और भारतीय फौज की तरफ से जनरल बिपिन की अफवाज के मामलात में बेजा मुदाखलत और इस पर रद्द-ए-अमल की खबरें मीडिया की जीनत बनती रही। भारत में यह मशहूर था कि बालाकोट जाली सर्जिकल ड्रामे का मास्टरमाइंड भी बिपिन रावत था, जिसने यह ड्रामा मोदी को इलेक्शन जितवाने के लिए रचाया और फिर मोदी की तरफ से इसे ये नया ओहदा इनाम के तौर पर दिया गया। इसमें भी कोई शक नहीं कि जनरल बिपिन रावत मोदी के जराइम का राजदार था। इसकी हलाकत के बाद अब इसकी जगह कौन लेगा? भारतीय फौज में क्या तब्दीली आएगी? इस पर बाद में बात करेंगे। पहले पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लंदन प्लान का जिक्र कर लेते हैं, जिसके लिए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक लंदन पहुंचे हैं। क्या वो नवाज शरीफ को पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए खुर्शीद शाह के फार्मूले पर राजी कर सकेंगे? इसी से आगाज करते हैं। बाबर डोगर गुलाम रज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो अब बात काफ़ी आगे तक चली गई है कि लंदन जाकर अब नवाज शरीफ साहब को मनाया जा रहा है कि इन हाउस पर मान जाएं तब्दीली पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी तैयार है। यहाँ तक खबरें हैं कि 25 नाराज हुकूमती अरकान हैं जिनके नाम बताए जाएंगे नवाज शरीफ को, और उसके बाद शायद नवाज शरीफ अगर ग्रीन सिग्नल देते हैं तो मुलाकात भी हो जाए इन 25 लोगों की। उसामा साहब, पंजाब गवर्नमेंट PMLN जो है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पंजाब गवर्नमेंट गिराने में, ज़ीरो इंटरेस्ट है। और एयाज सादिक साहब पंजाब गवर्नमेंट गिराने के लिए लंदन नहीं गए। ना ही नवाज शरीफ इंटरेस्टेड है, ना ही शहबाज शरीफ इंटरेस्टेड है, ना मरियम इंटरेस्टेड है, ना हमजा शहबाज पंजाब गवर्नमेंट गिराने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, तो मेरा आपसे इख्तलाफ है अच्छा कि एयाज सादिक का ऐसा कोई मिशन नहीं है कि वो पंजाब गवर्नमेंट गिराए या फेडरल गवर्नमेंट गिराए या कोई और गवर्नमेंट गिराए। उनका मिशन कुछ और है। मिशन है, अलबत्ता मिशन है, जाहिर बात है। लंदन गए हैं, मियाँ साहब से मिलने गए हैं, तो किसी मिशन पे गए हैं, लेकिन ये मिशन नहीं है। इन हाउस पंजाब मिशन नहीं, सर फिर नहीं, वो तो गवर्नमेंट वो तो चाहते हैं कि आखिरी दिन तक उस्मान बुज़ा वज़ीर आला पंजाब रहे। इसका फायदा मुझे एक बात बताएं, इस गवर्नमेंट को गिरा के नून लीग को क्या मिलेगा? इस गवर्नमेंट को गिरा के कौन सा CM बनेगा? कौन CM बनेगा? रास्ता ये फिर जाएगा ना, यहाँ अगर पंजाब में तब्दीली आ गई तो फिर वो कहेंगे आप देखें विफाक में जिस तरह बात होती थी, चेयरमैन सेनेट को उठाएं, सर मेरी बात सुने।
चौधरी परेज लाई को मनाना पड़ेगा। आप कहते हैं 25 अरकान इनके साथ हैं, वो 25 अरकान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कौन अपने आप को खाम खा डिस्क्वालीफाई करवाता है? इसलिए तो मशरूत मादगी होगी ना कि हमें टिकट मिले। अच्छा चलें आप बताएं ना क्या मिशन है सर? वो मतलब कोई अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की कॉस्ट पे अगली टिकट नहीं लेता। पहली बात ये है। वो पता नहीं 6 महीने 8 महीने असम्बली चले और 6-8 महीने वो जब बाय देगा तो उसको लग पता जाएगा कि ना वो कहाँ खड़ा हुआ है, बाद में चाहे नून लीग टिकट ही ना दे। अच्छा, असल इशू जो है वो है हमजा शहबाज शरीफ जो है और जो मरियम नवाज का इशू चल रहा है, ये जो बयानिए की लड़ाई चल रही है। अब नून लीग के अंदर उसका शदीद अनरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। जू इलेक्शन करीब आते जा रही है, नून लीग की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि इस मसले का हल होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि मरियम अब बैक फुट पे चली जाए, शहबाज शरीफ को इंडिपेंडेंस दें, उनको अख्तियार दें, वो मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अगर मरियम का ये बयानिया इलेक्शन तक गया तो फिर नून लीग की मेजॉरिटी ये समझती है तो फिर नून लीग के लिए अगले इलेक्शन में कोई स्कोप नहीं होगा। ये जो लाहौर में इलेक्शन हुआ और जिसमें पार्टी को 33,000 वोट पड़ा, ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि नून लीग वो जो ताकतें हैं वो नून लीग से खुश नहीं है। वो नून लीग के मामला उस तरह से सेटल नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज है। जब तक अब देखें कि कभी कोई टेप आ जाती है, कभी ऑडियो टेप आ जाती है, कभी वीडियो टेप आ जाती है, कभी कोई चीज़ आ जाती है और जिसकी वजह से माहौल में तलखी बढ़ रही है। तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि और नून लीग की लीडरशिप जिसमें तमाम बड़े लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब को समझाया जाए, उनसे बैठ के बात की जाए कि शहबाज शरीफ पे एतमाद करें, उनको मौका दें, उनको थोड़ा सा हालात को बेहतर करने के लिए जो उनकी प्रपोजल्स हैं उस पर अमल दरामद किया जाए और मरियम ज़रा घर बैठ जाए, ज़रा घर बैठे हालात जो हैं। फिलहाल तो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की। सर ये 2 हफ्ते नहीं, ये जो 2 हफ्ते हैं वो ये समझते हैं कि ये 2 हफ्ते नहीं, इनको इलेक्शन तक जो है वो सुकून करना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा, ट्विटर बंद करना पड़ेगा और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा और शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाना पड़ेगा। चाहे वो PDM हो, चाहे वो पार्टी के साथ डीलिंग हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग हो, ये सारा कुछ शहबाज शरीफ को बाख्तियार बनाया जाए। और वो उनका ख्याल है कि अगर इस दफ़ा PMLN इलेक्शन में ना जीत सकी या हुकूमत ना बना सकी तो अगला जो इलेक्शन होगा उसमें PMLN नहीं होगी। फिर उस रेस में PMLN बाहर निकल जाएगी कि 2 दफ़ा अपोजिशन नहीं काटी जा सकती, लोग दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी ये जब टिकटों का मसला आना है, इस पर बड़ा मसला पैदा हो जाना है। सबसे बड़ा मसला ये होना है कि अगर नून लीग की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक ना हुए तो लोग टिकट नहीं लेंगे नून लीग के। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं, आपके पास क्या खबर है? क्या पंजाब में इन हाउस तब्दीली है या अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है? बाबर साहब की खबर है अपना घर, अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सब कुछ सौंप दें, इस तरह ना करें, ऑडियो वीडियो मरियम साहबा जब तक होंगी ये पार्टी तबाह होती रहेगी। बिल्कुल ये इत्तेफाक करता हूँ मैं बाबा डोगर साहब की बात से कि ये इन हाउस ऑर्डर करने के लिए है और इसमें कोई पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मियाँ साहब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं लेना। हालांकि इसकी बातचीत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान चलती रही है। चौधरी बरादरान भी किसी न किसी हद तक हिस्सा रहे हैं इस बातचीत का, लेकिन कोई भी स्टेक होल्डर अभी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हम बात करते हैं वो किसी तौर पे भी पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से या उसमें किसी तब्दीली के हवाले से दे रहे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल वो एंगेज थे, वो लॉबिंग कर रहे हैं, वो जो ही कामयाब हो जाएंगे तो हम तैयार बैठे हैं। राना साहब तो मुसलसल ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो स्टेटमेंट्स जाहिर है कि पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए बहुत सारी ऐसे बयानात ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं और वो दे रहे थे और दे भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। अभी या सादक साहब का मिशन जो है वो है बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किस तरह से उतरेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी और क्या हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने यानी कि ये फ़ैसला करना है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में किस हद तक हिस्सा लेगी। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान
कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि इसका बाइकआउट किया जाए, तो इसके मुकम्मल तौर पे तमाम की तमाम पार्टी ख़िलाफ़ थी। जो गुज़िश्ता PDM की मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया, मौलाना फजल जी इस बात पे आए वो PDM को काबिल कबूल होगा। तो इस हवाले से भी याद सादिक बात करेंगे कि आप बताइए और क्या सेशंस दीजिए कि हम जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। और दूसरी बात जो बाबर डोगर साहब ने कही है वो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वो इख्तियार जो एक सदर पार्टी के सदर के पास होता है वो बातचीत तो कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बातचीत की भी है उन्होंने और बड़े खुश भी हैं क्योंकि नताइज उनके काफ़ी सारे अच्छे नताइज उनको मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि अभी चेयरमैन नैब की तकर्री का जो प्रोसेस शुरू है उसके लिए भी नाम मियां नवाज शरीफ साहब से या सादिक साहब डिस्कस करेंगे कि कौन से नाम होने चाहिए, हम किन लोगों के नाम जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मुशावरत की जाएगी। और राना शमीम साहब का जो जस्टिस राना शमीम हैं उनके मसले के ऊपर भी पार्टी ने क्या लाइन लेनी है और अभी जस्टिस राना शमीम साहब ने क्या कहा है और उनको जो टाइम मिला है उस टाइम में वो क्या फराहम कर सकते हैं, हल्फनामा नहीं फराहम कर सकते। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर याद सादिक साहब बात करेंगे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या नवाज शरीफ साहब ये मानेंगे? क्योंकि मरीम साहिबा को पहले भी कुछ अर्सा हमने देखा था, काफ़ी अर्से पहले की बात है, कुछ देर वो खामोश रही, लेकिन शायद इतना जितना चाह रहे थे मियाँ साहब के शहबाज शरीफ साहब वो कुछ कर गुजरे वो नहीं कर पाए, तो फिर मरीम साहिबा को एक्टिव कर दिया गया था। और उसके बाद हमने देखा है कि चाहे जज अरशद मलिक की वीडियो है, उसके बाद चाहे मियाँ साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो है, राना शमीम वाला मामला, वो एग्रेसिव तो बहुत हुई हैं, उन्होंने इदारों के अहम लोगों को टारगेट भी बड़ा किया, लेकिन रिजल्ट वो भी नहीं हासिल कर सकी। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर लेंगे कि अच्छा मरीम को एक दफ़ा फिर खामोश करवा लेते हैं? बिल्कुल ये करना पड़ेगा, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मुस्तकबिल है वो अवाम और इंतखाबात ही होते हैं, और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स एक अलग पूरा एक साइंस है, जबकि जो थड़े की सियासत है या जलसे जुलूस की या नारों की वो इंटायर डिफरेंट है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स या उसको रीट्वीट्स या उसके लाइक्स डिसलाइक्स वो करना वो एक अलग मामलात है, ट्रोलिंग करना, लेकिन हकीकत में जो रियल पॉलिटिक्स है उसके प्लेयर अभी तक जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं प्रैक्टिकली, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब वक्त की ये ज़रूरत है कि वो रास्ता बनाने के लिए मरीम नवाज़ का भी रास्ता बन जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी रास्ता बन जाएगा, लेकिन उस रास्ते को बनाने के लिए जो इनिशियल वर्क है वो अभी कर चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ, और अगर उन्हीं के पास इख्तियार आता है तो अल्टीमेटली जाहिर है कि कुछ वक्त तक वो आगे लेके चलेंगे नून लीग की लेगेसी। तो जो कुछ लेकिन ये नहीं होगा, टकराव की सियासत कोई भी नहीं करेगा, ना कर सकता है टकराव की सियासत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी टकराव की सियासत आने वाले दिनों में नहीं करेगी। कंटोनमेंट इलेक्शंस में हमने देखा बाबर साहब के बिल्कुल पहली दफ़ा हुआ कि डिफरेंट बयानिया नजर आया कि जनाब खिदमत की बात, उधर कोई वोट को इज्जत दो, वो नहीं, इदारों के खिलाफ नहीं जाना। अब हमने ये लॉन्ग मार्च का भी देख लिया, इसका नाम ही महंगाई मार्च रख दिया गया, यानी अवामी मसाइल पर आ जाएं, वो इदारों का टकराव और ये किया पाकिस्तान में हुआ इलेक्शन चोरी, वो उस तरफ अब ध्यान कम। तो ये एक सोच समझ कर ये काम किया गया है, और अगर ऐसा है तो फिर ये राना शमीम साहब का ये मुबैना ऑडियो वीडियो फिर ये क्या है? उसमें तो फिर इदारों की तरफ ले जाया जाता है, जी बताएं किसने इन्फ्लुएंस किया, मरीम साहबा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो ये फिर क्या चक्कर है कि वही के मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, ये वो पॉलिसी है, या बाकी आपको लगता है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझ आ गया कि जी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इदारों को बदनाम करने की कोशिश में हमने सब कुछ खोया? ही देखें उसामा साहब, मरीम की जो पॉलिसी थी मुजामत की, और शहबाज शरीफ ये चाह रहे थे मुफाहमत, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी कोशिश की कि वो इदारों के साथ बना के रखें। आज तक उन्होंने इदारों के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनके हवाले से कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव बात नहीं की, बल्कि वो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। वो उनका जो नैरेटिव है वो तो ये है कि जनाब जब तक सारे स्टेक होल्डर्स आपस में मिल के बैठेंगे नहीं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, उस वक्त तक इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। ये बात वो बार बार कर चुके हैं। इनका उनका मतलब ये कि अगर उनको गवर्नमेंट मिली तो वो सबको एक पेज पे लेके चलेंगे, जो वो मैसेज दे रहे हैं।
अब दूसरी तरफ मरियम मुसलसल अदारों को टारगेट कर रही हैं। जब जो वो एफर्ट करते हैं, मरियम की एक स्टेटमेंट आती है, वो सारी एफर्ट गारत हो जाती है। मरियम का माइंडसेट ये है कि जनाब जब तक मुझे खेल में इन नहीं किया जाएगा, मैं इस खेल को आगे जाने नहीं दूंगी। मैं शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगी। अगर शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पहले मुझे गेम में इन किया जाए। बल्कि एक जगह तो जो सफदर साहब हैं, कैप्टन सफदर साहब हैं, उन्होंने एक मीटिंग में उनसे पूछा गया कि आइंदा नून लीग के प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। उन्होंने कहा जी मरियम के अलावा तो दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मरियम जो है वो अगले वज़ारत उज़्मा की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, प्रोवाइडेड एक मिनट है प्रोवाइडेड कि उनको गेम में इन किया जाता है। अगर उनको गेम में इन नहीं किया जाता तो वो ये गंद डालती रहेंगी। अब नून लीग के अंदर एक तशवीश बढ़ रही है कि जनाब अगर मरियम को ना रोका गया, अब उसका दूसरा रुख भी देख लें। पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। आप देखेंगे अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती नज़र आ रही है। पंजाब में वो अपने आप को इन कर रहे हैं, कराची में वो अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, और KPK में भी वो बड़ी इफेक्टिवली आगे चल रहे हैं। जबकि नून लीग बैक फुट पे है, नून लीग पीछे जा रही है, पे पार्टी आगे जा रही है। तो नून लीग के अंदर एक बड़ी शदीद रिजर्वेशन है कि मरियम के हवाले से कि अगर मरियम को ना रोका गया तो शायद नून लीग को मजीद नुकसान पहुंचे, क्योंकि जितने मरियम के जो इकदाम थे उसको नून लीग को नुकसान हुआ और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो है वो पीपल पार्टी ले रही है। सीनियर लीडरशिप की ख्वाहिश काफ़ी देर से, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने अब तक, और शायद वो अब भी ना माने। ये उनका दौरा या सादिक साहब का लंदन शायद फिर नाकाम हो जाए, और फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। अगली खबर है जनाब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया कि भरपूर तरीके से हमने शिरकत करनी बल्दियाती इलेक्शन में। मुझे अब इस बात से हैरानी हो रही है कि PDM का क्या बनेगा, क्योंकि वो तो कहते थे कोई इलेक्शन नहीं, ज़िमनी नहीं, बल्दियाती नहीं। अब लगता है कि उनको भरपूर तरीके से उनको भी आना पड़ेगा नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन की तरफ। लेकिन यहाँ पंजाब में जरदारी साहब जोर लगा रहे हैं, और पहले KP में हम बात करें तो 19 दिसंबर से वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन का आगाज़ हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फिर आमने सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मना किया और ये तक तंबीह की धमकी दी कि जी आप अगर गए पेशावर तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने पाबंदी लगाई हुई है, कोई इस तरह का सरकारी अहदेदार नहीं जा सकता, कोई कैंपेन नहीं कर सकता, कोई ऐलानात नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब गए, उन्होंने पाकिस्तान कार्ड की बात की है। गुलाम नबी साहब अब इसका क्या होगा, वो तो इलेक्शन कमीशन कह चुका है जी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब चले गए हैं, वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं। ज़ाहिर है अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं कोई कैंपेन तो आपको करनी पड़ेगी, कोई चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब इससे हटकर कोई तो आपको कारकर्दगी दिखानी है। जब आप EVM की हम बात कर रहे थे गुज़श्ता दिनों में, तो शफाफ इलेक्शन की बात हो रही थी, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और उसके साथ ये भी था कि प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग नहीं होगी किसी तरह से भी। लेकिन हमारा रवैया प्रैक्टिकल ये है कि हमें आईनी इदारे ने कहा कि आपने नहीं जाना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बड़े सीना ठोक के वहाँ पे चले गए हैं और ख़िलाफ़ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत की, और वहाँ पे जाके वही काम किया कि जो हुकूमतें अमूमी तौर पे पहले भी हमने देखा करती रही हैं। तो ये अगर हम ये देखें तो वायलेशन है, क्लियर कट वायलेशन हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको एक ख़बर दूँ कि आने वाले दिनों में शायद ये दिसंबर ही हो, उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि लोग दांतों में उंगलियां दबाएंगे। वो इस तरह की कोई कार्रवाई किसी भी शख्स के, किसी भी शख्सियत के हवाले से, वो जो भी हो महफूज कर लिया है। कल उसके ऊपर अभी हाँ जी बात भी होनी इलेक्शन कमीशन में जी, वो तो अदालत में वो तो जायज़ा जी वो तो जायज़ा है। कल उसके ओपन होने के इम्कानात हैं कि उसको रिपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा, जो सिलसिला है। तो ये एक राय पाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि हमें अगर अपना वजूद मनवाना है और बताना है तमाम अदारों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या अथॉरिटी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
2-3 इस तरह के बड़े फैसले किए थे। तो ये एक अमूमी तासर है वहाँ पे कि ऐसा फ़ैसला दिसंबर के लास्ट वीक तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली आएगा, जो वाक़यातन एक ज़ल्ज़ले की शक्ल का फ़ैसला होगा और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही वो आएगा, ताकि जो इंतखाबात लड़ने वाले हैं, इंतखाबात के हवाले से बात करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अगर उन्होंने इंतखाबात लड़ने हैं तो वो आने वाले इंतखाबात में और बल्दियाती इंतखाबात में भी वो इस तरह का रवैया अपना रखें कि उनको पता हो कि किसी वक्त भी अब तक तो पहला राउंड हम कह सकते हैं कुछ हद तक इलेक्शन कमीशन ने इस लिहाज से जीता है कि जी वो फवाद चौधरी, आजम स्वाति, वो माफ़ी वाला मामला है। लेकिन क्या बाबर साहब अब ये बात वज़ीर-ए-आज़म तक आएगी? इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वज़ीर-ए-आज़म भी इसी तरह से घुटने टेकें, माफ़ी मांगे, क्योंकि सूबाई वज़ीर हैं बंगिश साहब, उन्होंने ये कहा, कामरान बंगिश साहब ने, कि जी ये खालिस्तन सरकारी नौइयत का है, पहले से प्लान है कि वो जाकर हल्के में कोई जलसा जुलूस नहीं कर रहे। उन्होंने एक पहले से प्लान था, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक चीज़ का इजरा, उनमें कोई हॉस्पिटल है क्या, उसको डिले कर दिया जाए, कोई और काम है वो किया ही ना जाए, क्या प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं सकता, पेशावर बैन है उसका आना? देखें, प्राइम मिनिस्टर को पेशावर जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता कि आप पेशावर नहीं जाएंगे। वो पेशावर जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ब्रीफिंग ले सकते हैं। हाँ, होता ये है कि चाहे कोई प्लान भी चीज़ हो, मतलब किसी सड़क का इफ्तिताह होना है, किसी पुल का इफ्तिताह होना है, किसी स्कूल का इफ्तिताह होना है, किसी कॉलेज का इफ्तिताह होना है, किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना है, तो इस तरह की जो तकरीबात हैं उनको मनसूख कर दिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन जाती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बन जाएगी। वो लोगों से कहेंगे कि देखिए जी हम मतदान बना रहे हैं और आप हमें वोट दें। वो यही बात करेंगे ना, वो ये तो नहीं करेंगे। तो ये मैंने देखा है कि जब भी इंटरम सेटअप आता है तो उस वक्त भी जितनी भी ये होती हैं चीज़ें, ये सारी रोक दी जाती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक दी जाती है कि जनाब आप उस वक्त ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, जो भी करनी है उसमें भी इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लिया जाना है। हाँ, बाकी जो प्राइम मिनिस्टर जाएँ, कोई बड़े बड़े मनसूबे हैं उन पर ब्रीफिंग ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठ के। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो इलेक्शन कमीशन का एक दायरा इख्तियार है, उन्होंने वो सारी चीज़ें इन ब्लैक एंड वाइट हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें नहीं हो सकती वो उससे रोक सकता है, वो लॉ है, लॉ की वायलेशन आप नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म चले गए, वो वार्निंग उनकी थी, अब क्या होगा आपके ख्याल है कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति के साथ जिस कोई नोटिस दिया है उस तरह होगा? उन्होंने तो लेटर में लिख दिया था कि जी हम फिर उसके आप अगर नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जाकर उन्होंने कोई इस तरह का तो नहीं कोई इफ्तिताह किया या जिस तरह कोई सड़क का, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान कार्ड की ज़रूर बात की है। तो देखिए उसामा साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया और वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाके वापस आ गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको किस तरीके से वायलेट किया गया है। मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने, ये तो अब आम हो रहा है, या 10 का इलेक्शन भी था, सारे मिनिस्टर इधर घुसे हुए थे, कश्मीर के इलेक्शन में सारे मिनिस्टर उधर पहुँचे हुए थे, बार बार इलेक्शन कमीशन नोटिस देता रहा, तकरीबन जितने भी लोग हैं सभी को नोटिस इशू हुए। मुझे बताएं क्या कार्रवाई की? तो नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, इससे आगे क्या मुझे नहीं लग रहा कि कोई कार्रवाई, माजी में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई? गुलाम साहब, आपको क्या लगता है, अब इमरान खान सब तो चले गए, कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं? जल्दी से मुझे बताएं, एक और नुक्ता है जिस पर बात करनी है। जी, कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तो नोटिस वगैरह तो जारी हो सकता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो जिस तरह को बहुत हम जिसको कहें कि सीवियर टाइप कार्रवाई है, वो तो ऐसे मामले पे नहीं हो सकती, मुश्किल लगती है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान करेंगे। ब्रेक से पहले मुझे ये बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भरपूर शिरकत, कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है इन इलेक्शंस में? कुछ देखिए, उसामा साहब लाहौर में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उसमें 32-33 हज़ार वोट ले लिए। तो उसका मकसद ये था, ये जो इतनी एफर्ट की गई लाहौर में, उसका जश्न भी मनाया गया ताकि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बेहतर कैंडिडेट जो हैं वो उनको अवेलेबल हो सकें, तो वो लोगों के लिए एक चॉइस बने। तो हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है इसको देखते हुए कुछ बेहतर लोग जो हैं वो पी पार्टी का टिकट जो है उसको आपकी असेसमेंट क्या है? वरना तो लोग ही नहीं मिल रहे थे टिकट के लिए, यानी पीपल्स पार्टी टिकट लिए फिर रही है लेकिन लोग नहीं मिल रहे थे। अच्छा सर, मुझे अपडेट्स का कह दिया गया, सॉरी। चलें, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे इस पर बात कर लें। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या पाकिस्तान वाकई
दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, यहाँ पर चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान ये दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब भी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है, और जो चीज़ें कुछ महंगी हैं, मौसम सरमा जो ही गुजरेगा उनकी कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। फिर ये कि टैक्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क में लेकर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, आने वाला वक्त इंशाल्लाह बड़ा अच्छा है, वो लोगों को मुतमईन कर रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं। और फिर यह कि जी गिलगित-बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में लोगों को सेहत कार्ड मिलेगा, जो गरीब और सफ़ेद पोश दोनों के लिए है। इसके अलावा हम इस सेगमेंट में ये भी डिस्कस करेंगे कि जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बड़ा इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, लोगों से जो राय ली गई है उसमें दुख के साथ कहना पड़ता है पुलिस और अदलिया, लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे हैं। अब इनको भी रिफॉर्म करना था, इनको भी बेहतर करना था, ये हुकूमत इनका मंशूर था, लेकिन इसमें भी कामयाबी हमें नज़र नहीं आ रही। गुलाम अहमद साहब, पहले तो सस्ता तरीन मुल्क, देखिए आप और बाबर साहब नाराज़ हो जाते हैं जब मैं इस तरह की बात करता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बहुत ही बड़ी बात कर दी है, सस्ता तरीन मुल्क। अब ये तो अगर हम अफ़गानिस्तान चले जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान से सस्ता वो होगा। इतने बुरे वहाँ पर जहाँ पर हालात होंगे, वहाँ पर क्या ख्याल है कि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा होगी या चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। वहाँ तो इतनी सख्त गुर्बत है कि क्या वहाँ पर कीमतें ख़रीदी लोगों की नहीं है, तो चीज़ों की कीमतें कहाँ ज़्यादा होंगी। तो ये शायद इमरान खान साहब के वही जो अब आप लोग बात करते हैं दोनों के जी मुशीर, वो इस तरह की बात फीड कर देते हैं। इस तरह के जुमले ना बोलें, ये कह देते हैं कि जी महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मसाइल हैं जिनकी वजह से हम चीज़ें सस्ती नहीं कर पा रहे। बर्फ़ सस्ती हुई है सर्दियों में, और गर्मियों में आपको पता है कि सर्दियों की चीज़ें मूंगफली, चलगोज़े सस्ते होंगे, अखरोट सस्ते होंगे, तो वो मौसम के एतबार से तो कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं। मैं तो सर जो है ना शर्म से झुक जाता है कि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौन फीड करता है ये चीज़ें, कि वो मासेस में निकलें, बाहर आएँ, वो देखें, ख़ुद सूरत हाल का जायज़ा लें, या उनके घर वाले उनको बताएं कि क्या यही हालत है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताई जा रही है। इतने वीआईपी हो गए हैं इमरान खान साहब कि अब उनको लोगों के हालात का नहीं पता, कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं बेरोज़गारियों से। लोगों को आप जानते हैं गुज़िश्ता 3-3.5 साल में रुपए की कदर में कितनी कमी हुई है, 35 से 45% तक कमी हो गई है। जिस शख्स के पास 1 लाख रुपए का बिज़नेस था, वो 1 लाख रुपया था, वो पड़ा 55,000 रुपया रह गया है उसके पास, उसकी स्ट्रेंथ 55,000 की रह गई है। तो क्या जो बंदा जिसकी 18,000 सैलरी थी या 20,000 सैलरी थी, उसकी सैलरी की वर्थ जो है वो टोटल रह गई 8,000 रुपया, और जिसकी 50,000 सैलरी थी उसकी वर्थ रह गई है टोटल आप 35-30,000 रुपया। मुझे बताएं कि अगर ये हालत है, ये तो वही मुझे नज़र आता है कि वो रोम जा रहा था और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। तो ये तो वो सूरत हाल है। कहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं? आटे को देख लो, अच्छा को देख लो, आप आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया को देख लो, दालें, घी, चावल, कौन सी क्या खाए गरीब? घास खाना शुरू कर दे, घास सस्ती है, वो बाहर से काट लें और खा लें, घास पकाएं, घास खाएं। तो ये फिर तो यही बात है ना। तो इसका मतलब कि आपका ताल्लुक रहा ही नहीं अवाम के साथ। आप तो फिर वो बात कर रहे हैं कि आपको तो इल्म ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है आपको शायद देखिए वही बात होती है कि वो जब आप जुमले कह रहे होते हैं बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है, हत्ता कि हमें भी इतने लोग सुन रहे होते हैं। शायद बाबर साहब, इमरान खान साहब को जब कंपैरिजन दिखाया जाता है, अब आप न्यूयॉर्क में जाकर देखेंगे, अगर वहाँ की खुराक देखेंगे आपके, वहाँ पर जनाब आपको ब्रेड डबल रोटी कितने की मिल रही है और पाकिस्तान में कराची में कितने की मिल रही है, तो उस लिहाज से डॉलर में अगर आप देखेंगे और उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ तो सस्ती मिल रही है। इस तरह अगर आप वहाँ पर पेट्रोल देखेंगे आपको लगेगा यहाँ उस कंपैरिजन में आपको सस्ता मिलेगा। प्रॉपर्टी देख लेंगे आप, तवानाई की कीमतें देख लेंगे, उस लिहाज से आपको सस्ती मिलेंगी। तो वो उस बारे में कह रहे हैं कि देखें यहाँ पाकिस्तान में आज भी हम पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखें तो जी खित्ते में हम सस्ता दे रहे हैं। ये वो बात असल में ये लोगों को कहना चाह रहे हैं कि हम जितना सस्ता आप लोगों के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं।
अब लोगों की कीमतें खरीद ही नहीं हैं, उनके पास ताकत ही नहीं है उस तरह खरीदने की। अब वो न्यूयॉर्क का तो फ़कीर भी वहाँ पर जो होगा वो यहाँ के मुतवस्सित तबके से ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। मतलब ये ना कुर्सी का फॉल्ट है, खान साहब का फॉल्ट नहीं है। जब आप अपोजिशन में होते हैं ना तो आपको हर चीज़ सही नज़र आती है, आपकी ऐनक बिल्कुल ठीक होती है, और जब आप इक़्तिदार में होते हैं ना तो उस वक़्त आप ये चीज़ें सुनने ही नहीं चाहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि गवर्नर सरवर थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी खान साहब से मुलाकात होती थी तो वो ये कहते थे कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, पुलिस बड़ी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों की कुफ्ते ख़रीद कम हो रही है। तो खान साहब ने ये अहकामात सादे फरमाए कि आइंदा से सरवर को मेरे सामने नहीं आने देना। और होता ये था कि वो खान साहब से मुलाकात के लिए बैठे रहते थे और उनको टाइम नहीं मिलता था मुलाकात का। तो खान साहब को पसंद कौन से लोग हैं? खान साहब को पसंद है रज़ाक दाऊद, शौकत तरीन, जो ख़ुद तो खरबपति हैं, जिनके पास इतना का पैसा है कि जिसका उनको खुद अंदाज़ा नहीं है। और जब वो खान साहब के सामने आते तो वो कहते हैं खान साहब पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। तो स्टेटमेंट अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि उनका तो गुजारा तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से होता है। प्राइम मिनिस्टर का अपना ज़ाहिर है कि घर वगैरह सब देखना, उनका लाइफस्टाइल भी उस तरह से है, तो जो उनकी तनख्वाह है उसमें भी उनका गुजारा मुश्किल से होता है। वो तो ये खुद कह चुके हैं, कोई आसान काम नहीं है उसमें, उस लिहाज से ज़िंदगी गुजारना। ये तो नहीं हो सकता उनको ना अंदाज़ा हो कि भाई कितनी मुश्किल में एक आम आदमी है। तभी वो कह रहे हैं कि मुतवस्सित तबके को छोड़ जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए एहसास प्रोग्राम। फिर ये जनवरी से क्यों शुरू कर रहे हैं 30% की सब्सिडी? अगर सबसे सस्ता ही है पाकिस्तान तो 30% सब्सिडी गरीब तरीन लोगों को, जो कह रहे हैं 10-12 करोड़ लोगों को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि भाई इतनी गुर्बत है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तभी आप उनको कह रहे हैं जी 30% गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेगी। उसामा साहब, जब ये सब्सिडी स्टार्ट होगी तो हम भी देख लेंगे कि जब ये सब्सिडी आएगी और जब लोगों को रिलीफ मिलेगा। मुझे एक चीज़ बताएं कि जब भी कोई सब्सिडी का ऐलान किया जाता है, जब भी बिजली सस्ती करने की बात की जाती है, जब भी गैस सस्ती करने की बात की जाती है, जब भी खाना चीज़ें सस्ती करने की बात की जाती है, तो उनकी नज़र में वो लोग होते हैं जो गरीब तरीन लोग होते हैं, वो लोग जो शायद जिनके नाम पे मोटरसाइकिल भी नहीं होती, ये उसके बारे में सोच रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सफ़ेद पोश तबका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है, हमारी लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है, उसकी कमर टूट चुकी है। ना वो हाथ फैला सकते हैं, ना वो किसी सराय में जाके खाना खा सकते हैं। वो बेचारों ने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्होंने घर का किराया भी देना है, उन्होंने बिजली का बिल भी देना है। ये अब हर बंदा तो ये नहीं है कि जो भी बंदा आए वो जनाब रात को सराय में खाना खाए। लोगों की इज्जत है, सफ़ेद पोशी है, लोगों का अपना भरम है, जो पता नहीं किस तरह से वो कायम करके बैठे हुए हैं। उसामा साहब, जो इस वक्त हालात हैं, यकीन जाने कि इंसान खौफजदा हो जाता है। अच्छा, उस दिन से डर लगता है कि ये ना हो कि ये लोग जो हैं, ये सड़क पे निकलती चलती हुई गाड़ी जो है, इसको लोग पत्थरों से तोड़ना शुरू कर दें। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, ये लोगों के जख्म पर आप समझ लें कि नमक छिड़ना है। प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की चीजें जेब नहीं देती कि इस तरह लगता है कि वो शायद किसी और दुनिया में रह रहा है, हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं। करप्शन के खात्मे का नारा ये इमरान खान साहब को बार बार कहा गया, साफ़ी भी जाकर कहते हैं, दीगर लोग भी, अपनी पार्टी के लोग भी, अपोजिशन भी, छोड़ दें जी इसको, आप तवज्जो इकॉनमी पर दें। वो कहते हैं जी ये नहीं हो सकता, मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा अगर मैं ये कह दूं कि जी मैंने करप्शन के खात्मे के पीछे नहीं जाना। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है गुलाम साहब, इसमें अजीबोगरीब बातें हमें नज़र आ जाती हैं। ये डाटा से ही कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इमरान खान साहब का विजन था 100 दिन में हम ऊपर से करप्शन खत्म कर देंगे, अपर लेवल पर, नीचे का क्या होगा। उसमें पुलिस रिफॉर्म्स इन्होंने लेकर आनी थी, अदलिया के हवाले से कुछ ऊपर से उन्होंने करप्शन खत्म कर दी ना सर। ये तो उन्होंने कहा था कि हमने खत्म करनी है। बार अब अब्दुल रज़ाक ऊपर जो है, जो ऊपर का तबका है, वहाँ पे करप्शन को कंसीडर ही नहीं किया जाता ना। अच्छा, वो करप्शन का नाम ही उन्होंने वहाँ से खत्म कर दिया, उसका कमीशन रख दिया होगा। गुलाम साहब, पुलिस और अदलिया ये करप्ट तरीन इदारे, ये नहीं कि बाकी इदारे करप्ट नहीं है, सबसे ज्यादा करप्शन इनमें है जी। जिस तरह से ये इंडेक्स बना है, देखें सबसे पहले इस मामले में तो बात ये होती है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की हैं, और जो इस तरह की रिसर्च होती है ट्रांसपेरेंसी की या दीगर अदारों की, गैलप की या कुछ और जो भी, उनकी सबसे अहम चीज़ तो ये होती है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की हैं, रैंडम सैम्पलिंग की है या आप
आपने अर्बन रूरल कौन कौन सी कितनी कितनी जो जगह हैं वो चेक की हैं, कौन से कितने अदारे चेक किए हैं, आम लोगों को मिले हैं या पार्टी की जहन बना हुआ था लोगों का उनको मिले हैं। तो ये बहुत सारी इसमें एम्बिग्यूटिज़ हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि फिर जो रिसर्च टेक्निक्स हैं वो कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, तो किस तरह से ये फार्मूला लगा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं। नो डाउट कि करप्शन मौजूद है और पुलिस में तो आप जानते हैं कि हर जगह पे पैसे का तकाजा किया जाता है। और लोअर जुडिशरी, यहाँ पे जो अदलिया की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई हाई कोर्ट्स की या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, ये लोअर जुडिशरी की बात है, जहाँ पे एलमंद है, जहाँ पे नकल लेनी है, जहाँ पे आपने ऑर्डर शीट लेनी है, ऑर्डर ऑफ द डे लेना है, तो वहाँ की चीज़ें हैं जो ओवरऑल आप वहाँ आम साइल जाता है, ना तो वहाँ उनके मसाइल हल होते हैं और ना वो बगैर पैसों के एक दिन भी चीज़ें चल सकती हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़ाहिर है कि वकला की भी है और क्लाइंट्स की भी है और अदारों की भी पूरी तरह जिम्मेदारी है। आप पटवार खाने को देख लें, आपने यकीन करें कि इन सबसे ज़्यादा तो पटवार खाना आपको ज़्यादा वो करप्शन का गढ़ मिलेगा। मेरा ख्याल है जिस भी महकमे में जाना पड़ता है, सरकारी महकमे में, उसको ये चीज़ें हैं, ये उसके सामने आती हैं। ये आपकी बात सही है कि सर्वे कहाँ किया गया है, वरना किसी भी आदमी से पूछ लेंगे जिसको कोई अपने बिल ठीक करवाने जाना पड़ेगा, उसको भी ये होगा कि शायद सबसे ज़्यादा करप्शन जो है ना ये वापडा और दीगर जो महकमे हैं वहाँ पर है। जिस भी सरकारी महकमे जाएगा उसको लगेगा इससे करप्ट कोई महकमा है ही नहीं। ये हमारा अलमिया है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की तारीख के पहले चीफ ऑफ डिफेंस हेलीकॉप्टर के हादसे में अपने साथियों समेत हलाक जनरल बिपिन रावत। ये हादसा है, साजिश है, क्या हुआ? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। भारत की तारीख के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, वो अपनी अहलिया और अमले के दीगर अरकान के साथ जा रहे थे हेलीकॉप्टर पर, और ये कहा जा रहा है कि जी हादसे का शिकार हुआ जिसमें तमाम लोग हलाक हो गए हैं। अब गुलाम रज़ा साहब, कई चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे, इंतहा पसंदी नज़र आती थी, नरेंद्र मोदी की टीम का ख़ास हिस्सा, और जिस तरह से हमने देखा मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का जो मामला हुआ उसमें भी पेश और सर्जिकल स्ट्राइक का भी कहा जाता है कि जिस तरह वो सारा ड्रामा वगैरह उसमें भी ये मतलब आगे नज़र आते हैं। तो ये मोदी को इतने पसंद थे कि फिर उसके बाद तारीख में पहली दफ़ा इनके लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें चूँकि चल रही हैं भारत में, और वो भी हो सकता है फिर कोई आर्मी के अंदर से किसी ने बताया तो होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी बहुत से लोग खुश नहीं थे इनसे। एक तो इंतहा पसंदी, फिर हम भारत में पूरे देखते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो ये उस सोच के लोग थे। जिस तरह मोदी को देखते हैं, अमित शाह वज़ीर दाखिला और बिपिन रावत भी, और अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, ये सब लोग, ये 4 का एक ही सोच थी जिस तरह से ये पूरा मुल्क चला रहे थे। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेटजिकली इस तनाजुर में देखें कि ये वाक़या, इस तरह का वाक़या होना, ये विदाउट एनी कॉन्स्पिरेंसी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि VVIP फ़्लाइट होती है और इसको आप जानते हैं कि सिक्योर भी किया हुआ होता है और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती है और इसमें सीक्रेसी भी पूरी तरह से रखी जाती है। तो ये सिक्योरिटी फेलियर है और फ़िलहाल तो ज़ाहिर है कि अनजानी बिपिन रावत समेत 11 अफराद की जो हैं वो लुक़्मा अजल बनने की इतलात हैं कि वो हलाक हुए हैं। इसमें उनकी इंडियन एयर फोर्स ने भी इसको कंफर्म किया, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसीज़ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ख़ित्ते के अमन के हवाले से देखा जाए तो इनका जो पीरियड था बतौर आर्मी चीफ, ये आप किसको बदतरीन कंट्रोवर्शियल पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलके एक ऐसा एनेक्सस तरतीब दिया था, जिस तरह से आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट के जी वो अजीत डोवल थे और बिपिन रावत और मोदी
तो इन्होंने मिलके एक जो एक काला चेहरा था भारत का, जो सेकुलर चेहरा था, उसके ऊपर इन्होंने सब ने मिलके भरपूर कालक मलने की कोशिश की। और जिस तरह की स्ट्रेटजीज़ इन्होंने बनाई वो आप जानते हैं कि ख़ित्ते के पाकिस्तान को तो वो अज़ली दुश्मन समझते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इनके दौर में जो छोटे छोटे मुल्क भी थे साथ, नेपाल को देख लें या आप बांग्लादेश को देख लें या आप चीन को देख लें, बड़ा मुल्क है, तो कहीं पे भी कहीं आपको ये नज़र नहीं आता कि इनकी पॉलिसी जो है, इनके अज़ाइम कोई अमन पसंद अज़ाइम थे। तो ये एक रजीम जिसका ख़ात्मा आज हुआ, ये बिल्कुल एक ऐसी रजीम थी जो नहीं चाहती थी कि पूरे ख़ित्ते में अमन हो और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो इन्हीं की पॉलिसीज़ बनी हुई थी, बिपिन रावत की और अजीत डोवल की और मोदी सरकार की। तो ये सारी चीज़ें ये तकाजा करती हैं कि क्योंकि जब इनके लिए स्पेशल एक ओहदा तरतीब दिया गया, हालांकि कांग्रेस ने और दीगर सियासी जमातों ने ये बिल्कुल बरमला कहा था कि ये एक नेक्सस है मोदी सरकार का और बिपिन रावत का, जो पाकिस्तान के साथ रवैया रखा गया। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 की तो बात अलग है, जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए जिसमें आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर वाक़यात भी शामिल हैं और दीगर कई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पे हुए, लेकिन उसको जोड़ दिया गया पाकिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान का कोई दूर दूर से भी वास्ता नहीं था ऐसे किसी मामले के साथ। और ये तमाम चीज़ें जब इस तरह से इकट्ठी की जा रही हैं तो वहाँ पे फोर्सेस में भी ये बेचैनी पाई जाती थी कि ये इनको उन सब के ऊपर बैठा दिया गया है। रिटायरमेंट होने के बाद पहले तो उनको विदाउट रिटायरमेंट इनको फर्दर एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद अज़ां इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बना दिया गया। तो तमाम लोगों को एक प्राइवेट बंदे को रिपोर्ट करना पड़ता। बहुत सी पॉलिसी में अब लद्दाख का जिस तरह से वाक़या हुआ, वहाँ पर जाहिर है कि इनको हज़ारों फौजी लगाने पड़े हैं। वहाँ भी उनकी फ़ौज खुश नहीं होती कि इतनी सर्दी है, इतने अरसे से मामला चीन के साथ वो नहीं हल हो पा रहा। वहाँ पर इनको मोबिलाइजेशन करनी पड़ी है। जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो भी उस पर खुश नहीं है कि किस तरह की इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि हमें इन मसाइल में शिकार कर दिया है, स्ट्रेच करना पड़ा है। कभी नागालैंड में आप देखें वहाँ पर किस तरह से 15-20 लोग अभी मारे गए, वहाँ भी लड़की पसंद तहरीक चल रही है। उसके बाद वहाँ पर फ़ौज की गाड़ी को आग लगा दी गई। ये भी तमिलनाडु का इलाका, यहाँ भी कहा जाता है कि जी शोरिश है, मुख्तलिफ इलाके हैं। तो उसमें जिस तरह की पॉलिसी ये लेकर आए थे। अच्छा, अफसोस की बात यह बाबर साहब के हादसा है और लोग भी इसमें थे, इनकी एरिया भी थी जो हलाक हो गए सब। लेकिन अब जब बंदा चला जाता है तो उसको देखिए क्या लेगेसी क्या है। एक तो ये जो हम देख रहे हैं मनाजिर, कोई एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन क्रैश कोई कुछ कह रहा क्योंकि अब भारत का एतबार भी कौन करे, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है सारी दुनिया के सामने है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, कभी कुछ, कोई भी दुनिया में उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्व हो तो पता लगे। अब ये शायद पता भी ना लग सके कि हादसा था, कैसे हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल तबाही नज़र आ रही है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग नहीं कि हेलीकॉप्टर आहिस्ता से कोई नीचे आया हो, ये तो ऐसे जैसे बिल्कुल वो राख बन गया। उसका मतलब इस तरह के जो हादसा होते हैं उनकी कभी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आती होती। और जनरल बिपिन रावत जो थे वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे और वो एक आर्मी के जनरल कम और मोदी के ज़ाती गार्ड ज़्यादा थे। जब लास्ट जो इलेक्शन हुए इंडिया में, आप देखें कि सिर्फ मोदी को जितवाने के लिए उन्होंने पुलवामा का झूठा ड्रामा किया, अपने फ़ौजी मरवा दिए, खुद अपने फ़ौजी मरवाए। पाकिस्तान कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, अपने फ़ौजी मरवाए। उसके बाद एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक करवाई गई पाकिस्तान में। जनाब इंडियन जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के अंदर घुस गई और ये सारी चीज़ें और दुनिया में शोर मचाया गया और पूरे इंडिया में एक प्रोपेगेंडा किया गया। और उसकी बुनियाद पर मोदी जो थे वो उस वक्त तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बिपिन रावत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और उससे मोदी को इलेक्शन जितवाया। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि वो जो मोदी को इलेक्शन में बिपिन रावत का जो अहम रोल था
उसकी बुनियाद पर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा दिया गया, क्योंकि उनकी खिदमात के इतराफ़ में जो उन्होंने मोदी सरकार को जितवाने के लिए की। और अब उनका जो इंडियन एयर चीफ है उनके साथ भी बड़ा शदीद फटा चल रहा था। वो एयर चीफ को एक इंडिपेंडेंट फोर्स मानते नहीं थे। उनका ख्याल था कि जिस तरह आर्मी के मुख्तलिफ विंग्स हैं, उनमें से एक ऑपरेशनल विंग जो है वो एयर फोर्स भी है, तो एयर चीफ जो है उसका कोई ख़ास स्टेटस नहीं है। फिर इंडियन आर्मी चीफ जो थे उनके मामलात में भी इनकी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा जो इनका जो था चीज़ें वो अखबारात में भी आती हैं। ये तो कोई इंटरनेशनल प्रोब अगर हुआ चल सके, वरना जो भारत स्टेटमेंट देगा वही लोग कहेंगे जी ये हो गया, ऐसे हो गया। बहरहाल देखते हैं इस पर आगे क्या स्टेटमेंट सामने आती हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।